हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने इससे पहले 148 सेक्शन पढ़ी थी पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे उपनिधान की आवश्यकता से स्टार्टिंग करेंगे। ओके, उपनिधान तो हम लोग पहले वेल में पढ़ चुके हैं, बट आज हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे कि शॉर्ट में भी उसे कैसे याद किया जा सकता है। उससे पहले हम लोग इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखेंगे। तो पहला है हमारा संविदा के अधीन कब्जे का परिधान। संविदा के अधीन इसमें कब्जा हो जाता है। और सेकेंड है उपनिधान द्वारा वस्तुओं का परिधान। इसमें क्या होगा, वास्तविक परिधान है, प्रलक्षित परिधान है। थर्ड है उपनिहित वस्तुओं को लौटाने तथा उन्हें उपनिधाता के निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित रखने के लिए आबद्ध। चौथा है परिधान अस्थायी होता है। पांचवा है प्रयोजन पूर्ण होने पर माल को लौटाना होगा। ये मैंने इससे पहले पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे समझाया, वो वीडियो देख लीजिएगा। एंड आज हम लोग देखेंगे 148 दोबारा से, जो इसको शॉर्ट में कैसे याद किया जा सकता है। इसे आप माइंड मैप बना के याद कर सकते हैं। बेलमेंट को ये जो मैंने दे के रखा है, इसको मैं थोड़ा पास से दिखा दूँ किस तरीके से होता है इसका। तो परिधान करने वाला 148 को किस तरीके से पढ़ने वाला, ये मैप बनाइएगा। इधर लिखिएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने बना के रखा है। परिधान करने वाला कोई प्रयोजन ए द्वारा बी द्वारा, दो पर्सन मैंने इसे बनाए हैं। जो ए है वो है उपनिधाता और बी है उपनीति। इसमें है परिधान करने वाला कोई व्यक्ति, उपनिधाता किसी प्रयोजन के लिए बी को उपनिहिति के तौर पर प्रयोजन पूरा हो जाने पर उपनीति के रूप में देता है। ये मैंने आपको इससे पहले ही अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, बट मैं आपको अभी दोबारा से समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको सही से समझाऊंगी कि ये है क्या। इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी उससे लैंग्वेज, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, आपको समझाने के लिए पैर नहीं था इसलिए मैं लेके आई, सॉरी। अब इसमें बात करेंगे है क्या कि उपनिधान क्या है। एक व्यक्ति द्वारा, मैंने इसका नाम ए दे के रखा है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को इस प्रयोजन पर, कोई प्रयोजन, इस प्रयोजन पर किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान किया, इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह वापस कर दिया जाए या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा विनित कर दिया जाए। माल का परिधान करने वाला व्यक्ति उपनिधाता और जिस व्यक्ति को माल परिधान किया जाता है उपनीति करता है। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया है, जो मैंने इस शॉर्ट में याद रहे आपको। इससे उपनिधान की संविदा, एक व्यक्ति को मैंने ए रखा है, एक व्यक्ति का मतलब ए, दूसरा व्यक्ति है बी। उपनिधान की संविदा एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल का परिधान करना है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह वापस कर दिया जाए या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के ए के अनुसार, परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार अन्यथा विनित कर दिया जाए। माल का परिधान करने वाला व्यक्ति उपनिधाता कहलाता है, जिस व्यक्ति को माल परिधान किया जाता है वो उपनीति कहलाता। आई थिंक आपको एक सेक्शन 148 बिल्कुल ही लर्न हो गई होगी। अब हम चलते हैं इसके एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे उसकी ओर। दोनों का स्पष्टीकरण छूट रहा है तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यद्यपि वह व्यक्ति जो किसी अन्य के माल पर पहले से ही कब्जा रखता है उसका धारण उपनीति के रूप में करने की संविदा करता है तो वह तद्वारा उपनीति हो जाता है और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है, यद्यपि वह माल उपनिधान के तौर पर प्रयुक्त न किया गया हो। इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के पास माल है, जैसे आपने मुझे कोई चीज़ दी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यद्यपि वह व्यक्ति जो, जैसे आपने मुझे कोई चीज़ दी है और मैं चाह रही हूँ कि मैं इस चीज़ की उपनीति
हाँ उपनीति बन जाऊँ, दूसरा व्यक्ति उसे उपनिदाता के रूप में रख लूँ। तो अगर मैं वो उपनीति बनना चाहता है तो बन सकता है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, वह व्यक्ति जो किसी अन्य के माल में पहले से ही कब्जा रखता है, पहले से ही कोई चीज़ हमारे पास थी, उसका धारण उपनीति के रूप में करने की संविदा करता है, तो वह हेतुतर उपनीति हो जाता है, मैं उपनीति हो जाऊंगी। और माल का स्वामी उसका उपनिधाता हो जाता है, यद्यपि माल उपनिधान के तौर पर प्रयुक्त न किया गया। जो माल पहले मेरी उसकी कोई दृष्टि नहीं थी, कि आपकी कोई दृष्टि नहीं थी कि मैं बेलमेंट कर रहा हूँ। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग विद केस लॉ एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो माल का कब्जा होना चाहिए। तो उपनिधान के लिए यह आवश्यक है कि माल दूसरे व्यक्ति को उपनिधान के प्रयोजन की पूर्ति के लिए दे दिया जाए। वेटर और रेस्तरां कोर्ट वाला तथ्य शॉर्ट में नोट्स लिखा है। वेटर और रेस्तरां वाला एक केस था। इसमें क्या हुआ था, एक वेटर होता है ना, माल का कब्जा होना, एक आदमी जाता है, तथ्य है उसका, फैक्ट है, ये आप लिख दीजिएगा। एक आदमी जाता है होटल पे, और होटल पे बैग अपना कीमती कोट उतार के, अपने कीमती कोट पहने होता है वो, और एक रेस्टोरेंट वाला, रेस्तरां का एक आदमी वेटर आता है, कोट उतारता है उसकी सेवा की दृष्टि से, और एक जगह पे टांग देता है। वहाँ पे को आता है, कोट वहाँ से गायब हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा, वो लाइबल होगा, जो होटल है उसका मालिक लाइबल होगा। इसी तथ्य की बात कर रहे हैं। और इसका प्रमाण था मद्रास उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में दिया था, वो वाला मामला भी हम लोग पढ़ेंगे। ये केस लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनको आप एग्जाम में जरूर लिखें। इसमें कहा गया है कालिया पीरूमल पिल्लई वर्सेस विशालक्ष्मी अय्यर 1938 मद्रास 32 का केस है। इसमें क्या कहा गया है, माल दूसरे व्यक्ति को सौंप देना उपनिधान के लिए आवश्यक है। किसी के कमरे में बक्स बंद कर रख देना और धारा 149 के अंतर्गत बक्से में की वस्तुओं को सौंपने की परिभाषा में नहीं आता। ओके, ये तो अब बात आपके समझ में आ ही गई होगी। इसमें नोट एग्जाम्पल क्या है, ये जैसे मैंने लिखा वैसे एग्जाम में लिखिएगा, इससे क्या होगा, नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे। न्यायालय ने कहा कि उपनिधान गठित करने हेतु यह आवश्यक था कि वस्तुएं बैंक को दे दी गई होती। इसके बिना बैंक जान भी नहीं सकता था कि वे क्या थे और उनके क्या गुण और मूल्य थे। नेक्स्ट 149 उपनीति को परिधान उसी में है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स पूछता है तो ही लिखने हैं। उपनीति को परिधान किस प्रकार किया जाए, ऐसा कुछ करने द्वारा किया जा सकता है जिसका प्रभाव उस माल को आश्रित उपनीति के उसकी ओर से सुधार करने के लिए प्राधिकरण किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में रख देना हो। आधिपत्य दो प्रकार से सौंपा जा सकता है, पहला है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कब्जे में केस है फजल सलामत राय 1928। प्रतिवादी ने डिक्री के निष्पादन में वादी की घोड़ी अपने कब्जे में ले ली थी। न्यायालय का आदेश नहीं माना, घोड़ी चोरी हो गई। न्यायालय ने कहा कि घोड़ी लौटा देने का आदेश सेक्शन 138 का अनुच्छेद है। इसमें उपनिधान का संबंध था। इसमें क्या दिया हुआ था कि प्रतिवादी ने डिक्री के निष्पादन वादी की एक घोड़ी थी, वो अपने कब्जे में ले ली। न्यायालय ने क्या किया, उस घोड़ी को वापस करने के लिए आदेश दिया। न्यायालय का आदेश उस व्यक्ति ने नहीं माना, घोड़ी बाद में चोरी हो गई। तो न्यायालय ने कहा कि तुम्हारे पास घोड़ी थी और आपने उस टाइम पे बात नहीं मानी थी, तो आपको वो घोड़ी लौटानी ही होगी, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि न्यायालय ने कहा कि घोड़ी लौटा देने का आदेश के बाद धारा 148 के अनुच्छेद इसमें उपनिधान का संबंध हो गया था। अब कह रहा है सेकंड संविदा के अंतर्गत होना चाहिए। तो जब एक व्यक्ति का माल किसी दूसरे व्यक्ति के पास बिना किसी संविदा के ही चला जाता है तो उनके संबंध सेक्शन 148 की परिभाषा के अनुसार उपनिधान के नहीं है। राम गुलाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी या ईयर 1950। इसमें क्या हो गया, मैंने देखिए जैसे शॉर्टकट में लिखा, ये शॉर्टकट आपको इस तरीके से सिर्फ कॉपी में लिखना है, वहाँ एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना। जैसे मैंने केस आपको समझाने की कोशिश की, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है। तो उसमें वादी के गहने चोरी हो गए। बाद में क्या हुआ, चोर पकड़ा गया। माल पकड़े होने के बाद पुलिस के पास भेजा गया।
चोरी जो थी, जो पुलिस के, सॉरी वो ढीला हो गया था, आते पुलिस के पास जो माल था वो चोरी हो गया, पुलिस के पास से भी चोरी हो गया। अब सरकार पर बादल आया वो व्यक्ति कि तुमने मेरा माल कब्जे में लिया और वो चोरी हो गया। उसके दावे की अस्वीकार कर न्यायालय सेठ ने कहा इस बाद में गहने सरकार के पास किसी संविदा के अंतर्गत नहीं आए थे, इसलिए सरकार उपनिधान की संविदा नहीं है, ना ही सरकार इसमें उपनीति है। सेकेंड था हमारा संविदा के अंतर्गत। अब आता है थर्ड है किसी शर्त पर। माल का उपनिधान सदैव किसी उद्देश्य के लिए होता है और उसमें यह शर्त होती है कि जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो माल उपनिधाता या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति के पास वापस कर दिया जाए। सेसी ऑफ इंडिया वर्सेस सीओ सिंह राय AIR 1980। माल का अपनिधान सदैव किसी उद्देश्य के लिए होता है और उसमें शर्त होती है कि जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो माल उपनिधाता उसके अनुसार किसी अन्य को वापस कर दिया जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सेसी ऑफ इंडिया व सीओ राय सिंह वाला केस देखते हैं। वादी ने अपने नोट प्रिंटों खजाने में उन्हें बदलकर 48,000 का एक ही नोट बनाने के लिए जमा किए। खजाने के अधिकारी नोटों का गबन कर लिया। वादी ने सरकार पर परेशानी के लिए मुकदमा चलाया। रिजल्ट रहा कि सरकार बाध्य नहीं थी और ना ही उसे नष्ट करने के लिए कोई उपनिधान दिया गया था। बाद में उसने मुकदमा चलाया लेकिन वो हार गया। ओके, ये तो रहा उपनिधान के लिए जो बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स रहे विद केस लॉ। अब कल हम क्या पढ़ेंगे अभी आपको दिखा दे रहे हैं। आपको साथ में विद सेक्शन है, इसमें तो समझाना ही पड़ेगा, समझाती भी रहूँगी। और कल अगर आपको ये चाहिए तो मुझे कमेंट करें और उपनिधान के जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करें। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अपने अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।